हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम 11.2 है जो उसकी हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है तो उनको पता है, जिन्होंने मतलब अच्छे पूरे मन से देखो, इस पे मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मतलब मैंने चीज़ों को हमेशा की तरह ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है उनको आज की वीडियो में और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो उसमें मैंने बेसिकली क्या बताया आपको कि लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का हमारा, लाइन की इक्वेशन। जब पैरेलल वेक्टर गिवन हो और एक फिक्स पॉइंट हो, ये मिनिमम कंडीशंस होती हैं या दोनों पॉइंट्स गिवन हो। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको दोनों की कन्वर्जन्स भी बताई। ये देखो, ये पहले इसकी कन्वर्जन है कि हम ए प्लस लैम्डा एम से इस इक्वेशन में किस तरह से आएंगे। मैंने बताया कि ये फिक्स पॉइंट होता है, ये पैरेलल वेक्टर होता है। सेम वे से मैंने इसकी भी कन्वर्जन बताई थी। कन्वर्जन बताने से मेरा मतलब ये रहता है कि आप किसी भी इक्वेशन से हम वेक्टर से कार्टेशियन में जा सकते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हैं। वैसा मैंने क्यों बताया था। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको पता है वीडियो में, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये मैंने अपनी तरफ से बताई हैं। मैंने 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ली हैं। इसको मैं क्या बोलूँगा, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज या फिक्स पॉइंट लिख दो, तो वो आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको पता है कि ये बहुत आपके काम की चीज़ है। आज की वीडियो में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। अब फिर मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, इसके कोई करने की जरूरत नहीं है, आप बस वेक्टर फॉर्म याद रख लो। फिर मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस की टर्म्स में बताया था। जो परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, ये सब कुछ बताया। फिर लास्ट में हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें मैंने आपको स्क्यू लाइन्स के बारे में बताया, पैरेलल लाइन्स के बारे में बताया। और लास्ट यहाँ पर भी मैंने कुछ आपको अपनी तरफ से बातें बताई थी जो एनसीईआरटी में शायद नहीं है या लिखी गई हैं तो बहुत ब्रीफली लिखी गई हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो तभी बोलता हूँ, और अगर आपको ये सब बातें क्लियर है ना तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमेशा की तरह आपको पता है मैं हमेशा टाइम स्टैम्प देता हूँ ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। बच्चे जिस एग्जाम्पल में, जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप टाइम स्टैम्प से वहीं पर जा सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। तो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 माइनस 4 एंड पासिंग पैरेलल टू विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j माइनस 8k। अब बहुत ईजी एग्जाम्पल है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है बेसिक्स वाली तो भी हमारे लिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है। अब देखो, ये एक रीज़न है कि एनसीईआरटी को मैं हमेशा बेस्ट बुक बोलता हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने आपको ये सिखाया कि बेसिक में हमें क्या क्या करना है। उसके बाद उस बेसिक को और भी अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आप उस बेसिक से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया था, अगर आपको दिखाना चाहूँ कि लाइन में अगर मुझे एक फिक्स पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो मैं, ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, सिंस 5 2 - 4 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट देयरफॉर ए वेक्टर को लिख लेते हैं, कितना होगा 5i + 2j माइनस 4k। और पैरेलल वेक्टर को मैं हमेशा m लिखता हूँ, तो m वेक्टर कितना होगा 3i + 2j माइनस 8k। नाउ वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा m वेक्टर। तो a कितना है हमारा 5i + 2j माइनस 4k + लैम्डा
3i प्लस 2j माइनस 8k। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, जस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे सबसे, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको करवाई गई है। अब सेम वे से आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारी जो है वो कन्वर्जन काम आएगी आपको, कन्वर्जन ये वाली। तो आपको पता है x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ वो x1 y1 z ये फिक्स पॉइंट है, और नीचे क्या है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो सेम वे से नाउ कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो विच एम्प्लाइज x माइनस, अब फिक्स पॉइंट ये वाला ऊपर वाला, 5 y माइनस 2 z माइनस 4, नीचे पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन रेशियोज बोल लो, ठीक है। इसको अगर फाइनल टच देना है तो दे लो, x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 2 बाई 2, z प्लस 4 बाई माइनस 8। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी, एग्जाम्पल में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें प्रैक्टिस ही करनी थी, वो हमने अच्छे से कर ली है। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1 0 2 3 4 6। जब भी दो पॉइंट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए वेक्टर। अब ये कितना है, -1 0 2, इसको मान लो -i प्लस 0j प्लस 2k। अब बी वेक्टर को भी लिख लो, 3i प्लस 4j प्लस 6k। आप इसको a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, ये कोई भी कंपल्शन नहीं है, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप वैसा जो है वो कर सकते हो। अब आपको पता है नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। इसको आप नंबर 1 दे दो। नाउ इसमें एक ही चीज़ कैलकुलेट करने वाली है, b माइनस a। तो ये बहुत इजी है। तो b कितना है, 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i प्लस 0j प्लस 2k। तो b माइनस a कितना आया, 3 माइनस 1 i कैप, 4 माइनस 0 j कैप, 6 माइनस 2 k कैप। तो b माइनस a वेक्टर कितना आ गया, 4i 4j 4k, ठीक है। तो पुट इन 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, r वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर कितना है -i, अब यहाँ पर आप 0 को छोड़ दो, 2k लिख लिया, प्लस लैम्डा b माइनस a, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। आप यहाँ से इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो भी बहुत ईजिली लिख सकती हो, क्योंकि हमने सारा काम जो है वो कर लिया। आपको पता है यहाँ ये क्या है, फिक्स पॉइंट, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 2, नीचे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैंने आपको कन्वर्जन में बताया था, मैंने आपको कि ये जो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी वेक्टर के, और b मतलब b माइनस ए के, और b माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4 4 4। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर की लाइन की इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये बहुत इजी है, ये जस्ट एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली हम
बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x+3/2 y-5/4 z+6/2 फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपको याद होगा ये, अब मैंने आपको ऐसी बहुत सी एग्जांपल पहले ही लिख के बताई थी। यही मेरी एफर्ट्स हैं कि मैं पूरे एक्सरसाइज में से पूरे चैप्टर में से गो थ्रू होता हूँ। मैं वो पॉइंट सोचता हूँ जो आप सोच सकते हो, ऐसे चीज़ें सोचता हूँ जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं बेसिक वाली वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया करो, ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर इसको मैं लिखना चाहूँ नाउ, तो मैं कैसे लिखूँगा? इसको ऐसे लिखूँगा x-3/2। यहाँ प्लस था तो मुझे माइनस चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है x-y-z-। ठीक है, तो पहले हम वही अपना जो है फोकस रखेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख के रख लो। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी है? x-x1/a y-y1/b z-z1/c। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x1 -3 है, y1 कितना आएगा 5, z1 कितना आएगा -6। देखो वो बेसिकली आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ आना चाहिए, बट मैं आपको पहले ही बेसिक्स वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो यहाँ -3, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। आपको पता है ऊपर क्या होता है? हमेशा फिक्स पॉइंट। सेम वे से नीचे क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो ए कितना है? 2, बी कितना है? 4, सी कितना है? 2। तो ये हमारे क्या है? ये हमारा क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ, तो ये हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, आपको पता ही है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारी वेक्टर इक्वेशन क्या है? ये वाली। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, मैंने पहले लिखा, आपको पता है हम हमेशा पहले फिक्स पॉइंट लिखते हैं। -3i 5j -6k प्लस लैम्डा 2i + 4j + 2k। तो इस तरह से हमने बेसिकली आज एग्जाम्पल में कन्वर्जन सीख ली है। ठीक है, तो किसी भी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर से, वेक्टर इक्वेशन से हम कार्टेशियन में जा सकते हैं, कार्टेशियन से हम वेक्टर में जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय r vector is equal to 3i + 2j - 4k plus lambda I + 2j + 2k। r vector is equal to 5i - 2j plus mu 3i + 2j + 6k। तो दो लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, और आपको पता है हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस में सीखा था कि जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है वही लाइंस के बीच में भी एंगल होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है। तो बेसिकली सबसे पहले लाइंस को लिख लेते हैं और उनके पैरेलल वेक्टर्स। तो अब देख लो, मैंने दोनों लाइंस लिखी हैं और ये उनके पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आपको पता है, आपका फॉर्मूला आपको पता ही है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डॉट फाइंड करते हैं इनकी। ठीक है, लेट m1 डॉट m2 और i + 2j + 2k की डॉट करनी है मुझे 3i + 2j + 6k। तो m1 डॉट m2 बहुत इजी है। 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 6 से करेंगे 12। तो कितना आ गया? 19। इसको आप नंबर 1 दे दो। नाउ m1 का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो कितना आएगा? 1 + 4 + 4 9 मतलब 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 3। अब फिर से m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो विच एम्प्लाइज 9 + 4 + 36 कितना आ गया?
49 कितना आ गया 7। ठीक है, अब आपको पता है कि वी नो cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड सारे का मॉडुलस। तो पुट ऑल वैल्यूज 1 2 एंड 3 इन, इसको आप नंबर दे दो 4, इसको आप नंबर दे दो 4, ठीक है, इन 4। तो cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 की वैल्यू 19 है, इसका 3 है, फिर 7 है मॉडुलस। तो कितना आ गया 19/21। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। अब इसकी वैल्यू मुझे पता तो नहीं है, ठीक है, ये टेबल पे वैल्यू है ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। तो देयरफॉर दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सेम ऐसा ही हमारी सेम सेकंड एग्जाम, इसके बाद वाला एग्जाम्पल है, उसमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी हमें एंगल फाइंड करना है, बट जो इक्वेशंस हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स x + 3/3 y - 1/5 z + 3/4 x + 1/1 y - 4/1 z - 5/2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी, और मैंने आपको बताया था और एक सजेशन भी दी थी कि इसको आप याद मत रखना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलास हम याद नहीं रखेंगे, हम जस्ट ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूलास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बताइए कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने अभी अभी क्वेश्चन भी किया था इसका, एग्जाम्पल नंबर शायद 8th में हमने कुछ इसका, यस, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में इसकी कन्वर्जन भी की थी। अब यहाँ पर देखो आपकी एनसीईआरटी में सीधा लिखा गया कि ये इसके पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ वैसे, बट मैं आपको एक आदत देना चाहता हूँ, आप इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, क्योंकि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में शायद नहीं आएगा। आपने हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा लिखने से मतलब है, इसको आप ऐसे लिखोगे, चाहे इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है या नहीं, बट आप एक आदत बनाओगे, एक अच्छी आदत बनाओगे कि सबसे पहले सर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी लाइन है हमारी, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, y - 4/1 z - 5/2, ठीक है। तो अगर इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये कुछ ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे जब हम इनको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, और जब हम इनको कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, पैरेलल वेक्टर। तो 3 5 4 आर डायरेक्शन ratios of parallel vector m1। यहाँ पर 1 1 2 are direction ratios of parallel vector m2, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 5 4 1 1 2 डायरेक्टली यहाँ से भी हम लिख सकते थे। तो ये मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि हम हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कई बार यहाँ पर 2 भी आ सकता है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम हमेशा एक आदत बनाएंगे। अब आपको पता है m1 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, 3i 5j + 4k। m2 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, 1i 1j + 2k, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड भी जो है वो निकाल लेते हैं। तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर
जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो m1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 9 + 25 + 16 कितना आ गया √50। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 5 × 5। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज m1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5√2। ठीक है। अब सेम वे से m2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो 1 + 1 + 4। तो m2 का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया √6। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल ली थी। तो m1.m2 भी कर लेते हैं। तो 3 + 5 + 8 तो कितना आ गया, ये आ गया 16। नाउ वी नो cos थीटा कितना होता है m1.m2 डिवाइड बाय m1 का मैग्नीट्यूड, m2 का मैग्नीट्यूड, विच एम्प्लाइज cos थीटा, यह कितना आ गया 16, नीचे 5√2 √6। ठीक है। तो अभी भी हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा। एक्चुअल में हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा। आप यहाँ पर अपना आंसर जो है वो छोड़ सकते हो, बट अगर आपको फिर भी परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है तो हम भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करो, इसको अंडर√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि अंडर√2 और अंडर√3 कितना बन जाए √6 और √6 कितना बन जाए 6 बन जाए। ठीक है। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 16√3, 5 √3 को √2 से करोगे तो √6। ठीक है, मैं आपको जस्ट फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 6, तो ये आपस में कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 8√3/15, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8√3/15। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो देखो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर एनसीईआरटी में देखोगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हम हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। इस क्वेश्चन में चाहे वो जरूरी नहीं था, बट मैं आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से करवाता हूँ कि आपको उसकी आदत होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के मैंने m1 और m2 वेक्टर को पहचान लिया, डॉट की, उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए, तो अल्टीमेटली फॉर्मूले वैल्यू फिल की और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 11th की बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर I + j + लैम्डा 2i - j + k 2i + j - k + μ 3i - 5j + 2k। ध्यान से देखो, आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसी सीक्वेंस में चल रही हैं जिस तरह से हमारी लास्ट बेसिक वाली वीडियो थी। इक्वेशन वाले क्वेश्चन किए, फिर एंगल, अब लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको याद है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि वो पैरेलल लाइंस पैरेलल है कि स्क्यू लाइंस, ये हमें खुद से देखना पड़ता है। तो हमें उनके पैरेलल वेक्टर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इनके ना पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, इसको आपको पेपर में लिखने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये m1 वेक्टर, ये m2 वेक्टर है। आप इसको प्रोपोर्शनल भी चेक कर सकते हो कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं ना। देखो 2/3 - 1/5 1/, आपस में इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये पैरेलल जो लाइंस हैं वो नहीं है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं दैट मीन्स
दे आर स्क्यू लाइंस, मतलब यहाँ पर हम स्क्यू लाइंस वाला ही जो फॉर्मूला वो इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैरेलल नहीं है तो ये स्क्यू लाइंस ही होंगी, हो सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम स्क्यू लाइंस वाला एक बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दोनों के वेक्टर्स अलग अलग हैं। तो अगर ये शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो आ गया तो वो इंटरसेक्टिंग है, अगर वो जीरो नहीं आया तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। ऐसा करते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, ये मैंने A1 वेक्टर लिख लिया, इसका ये M1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये M2 वेक्टर है। अब आपको पता ही है कि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम क्रॉस जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। लेट M1 क्रॉस M2, तो I J K। M1 कितना है 2 -1, इसके स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं वो लिख लो, यहाँ पर 3 -5 2। तो आपको पता है इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। देखो, मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आप प्लस माइनस में गड़बड़ ना करो। तो सबसे पहले आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा, -1 -5 1 2। उसके बाद माइनस होता है फिर जे कैप। अब जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, 2 3 1 2 प्लस के कैप। तो के कैप वाली रो और के कैप वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो 2 3 -1 -5, ठीक है। तो अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, तो लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप। ये आपको हमेशा इसलिए बताता हूँ, कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं, कई बार बच्चे मिस्टेक को ना, मतलब कि ज़्यादा लाइटली, किसी भी चीज़ को ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर लेंगे। गलती क्या होती है, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, ये गलत है। और दूसरी गलती, -1 को 2 से किया, -2 माइनस, यहाँ माइनस लेना भूल जाते हैं, तो यहाँ कितना आएगा -5, और वो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा +5 और वो लिखते हैं -5। तो ये गलतियाँ आप प्लीज़ मत करना। 2 को 2 से किया 4 -3 को 1 से किया 3 प्लस के कैप। 2 को -5 से किया -10, इसको इससे किया -K3। तो M1 क्रॉस M2, बस एक लास्ट स्टेप करते हैं, -2 + 5, यहाँ पर 1 -10 + 3। तो विच एम्प्लाइज M1 क्रॉस M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3i -j -7 की, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको भी साथ में ही फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड, तो I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो विच एम्प्लाइज M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9 + 1 + 49। तो ये बन गया √59, ठीक है। अब आपको पता है और हमारे पास क्या रह गया, लेट A2 -A1, ठीक है। अब A2 कितना है, A2 पहले लिख लो, 2i + j -k -A1, i + j। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं 0k लिखने वाला हूँ। 0k इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, अगर बीच में i + k लिखा हो तो बच्चे j लिखना भूल जाते हैं। तो A2 -A1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 -1 i कैप, 1 -1 j कैप, -1 -0 k कैप। तो A2 -A1 जो है वो भी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर, i + 0j -1 k कैप। अब जस्ट मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ को फिल करना है, उसको मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस M1 क्रॉस M2 की वैल्यू है 3i -j -7k डॉट A2 -A1 कितना है
0j माइनस के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है √59 और इस सारे का क्या है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो अगर आप 3 को आई के साथ डॉट करोगे तो 3 आएगा, माइनस को 0 से करोगे तो 0 आएगा, -7 को -1 से करोगे तो +7 आएगा, मॉडुलस बाय √59। तो 3 + 7 कितना आएगा 10/√59। अब यहाँ मॉडुलस डालने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 10/√15। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि हमें ये देखना होता है कि ये स्क्यू लाइंस वाला क्वेश्चन है या पैरेलल वेक्टर, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो मैंने देख लिया, उसके बाद जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसका m1 क्रॉस m2 फाइंड कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड a2 - a1 सॉल्व कर दिया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू I + 2j - 4k + लैम्डा 2i + 3j + 6k, r वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 3j - 5k + म्यू × 2i + 3j + 6k। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वहाँ पर जो वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैसे ये प्रोपोर्शनल मुझे दिख रहा है। अब आपको वैसे सजेशन देना चाहता हूँ, कई बार मान लो पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसका पैरेलल वेक्टर इतना है और दूसरे का पैरेलल वेक्टर इतना है। ध्यान से देखो सब कुछ सेम है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, वहाँ पर जल्दबाजी मत करना। अब जस्ट आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है फिर से। ठीक है, M1 और M2 आप रफ में चेक कर सकते हो, ये प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल है, मतलब हम पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा A1 वेक्टर है, ये हमारा A2 वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर मैंने सेम लिख लिया। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आई है, आपको क्वेश्चन की लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपके मन में भी ये डाउट आ सकता है, वो आपको लास्ट में जाके बताऊंगा। अब देखो क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट यूज़ करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, m क्रॉस A2 - A1। तो सबसे पहले m तो हमें पता ही है, A2 - A1 जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो A2 - A1 लेट, अब A2 कितना है 3i + 3j - 5k कैप माइनस A1 कितना है I + 2j - 4k। तो A2 - A1 कितना आया 3 - 1 I कैप 3 - 2 j कैप -5 + 4 k कैप, माइनस माइनस प्लस। तो A2 - A1 कितना आ गया 2i + 1j - 1 k कैप। तो ये हमारा जो है ये A2 - A1 आ गया। नाउ m क्रॉस A2 - A1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा I J K। m कितना है 2 3 6, ये कितना है 2 1 -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो कितना आएगा m क्रॉस A2 - A1 तो I वाली रो और I वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो कितना आ गया 3 6 1 -1 फिर -j। तो j वाली रो और j वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं 2 2 6 -1 लास्ट में k कैप। तो k वाली रो और k वाली कॉलम को जो है छोड़ देते हैं। तो 2 3 2 1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप माइनस माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज m क्रॉस
A2 माइनस A1। 3 को -1 से किया -3, -1 को 6 से किया 6। 2 को -1 से किया -2, -2 6 12। 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से किया 6। तो विच एम्प्लाइज M क्रॉस A2 माइनस A1, ये कितना आ गया -9i प्लस 14j माइनस 4k कैप। तो ये हमारी M क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है फॉर्मूले में हमारे पास M का मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको भी लिख लेते हैं नाउ M का मैग्नीट्यूड। तो I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा 4 + 9 + 36। तो M का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √49 मतलब 7। अब लास्ट स्टेप रह गया, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो M क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -9i + 14j - 4k कैप डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेक्टर आंसर आ रहा है और फिर से मॉड भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। तो इस 1/7 को तो आप बाहर लिख लो, मतलब -9i + 14j - 4k। आप खुद सोच के देखो, किसी डिस्टेंस का आंसर ऐसे तो नहीं आ सकता, तो मतलब इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। 1/7 81, ये होता है 196, 16 कितना बन गया 3। तो 293/7। देयरफॉर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितना आ गया 293/√293/7। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स को देख लिया था। तो हमें पता कि ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको M वेक्टर में पता था A2 - A1 किया, उनकी क्रॉस की, इसका मैग्नीट्यूड किया, डिवाइड किया और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर वेक्टर्स में आंसर आ रहा है, कि वेक्टर में आंसर आ रहा है, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। अब बोनस टिप की बात कर लेते हैं। देखो मेरे मन में अभी अभी आया कि बाय चांस मान लो किसी लाइन का पैरेलल वेक्टर है 2i + 3j + 6k और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है 4i 6j 12k। तो आपके मन में डाउट होगा, सर हम कौन सा वेक्टर M लेंगे? M तो एक ही लेना ना हमें, ये वाला लेंगे या ये वाला? वैसे बहुत छोटी सी बात है, वैसे मेरे मन में आया कि मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ पर जो 2 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 2i + 3j + 6k, यही बनेगा ना। तो मतलब ये सेम है, तो ये वाला हम M वेक्टर लेंगे, मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हो तो आपको कई बार काम आ जाती हैं। हो सकता है कि अचानक आपके सामने ये क्वेश्चन आए ऐसा और आप कंफ्यूज हो जाओ पेपर में कि हम M किसको लेंगे। अगर आपने ये बात सुनी होगी तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी जरूर करोगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म है। तो आई होप आपको ये समझ भी आया होगा और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इसमें दिक्कत या परेशानी हुई होगी, क्योंकि हमने सब कुछ बेसिक्स में कवर कर लिया था। तो इसी तरह से हम इसी पॉजिटिविटी से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसको स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में भी हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली।